गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, दैट इज आर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। राइट। सो आज चैप्टर का फर्स्ट डे रहेगा, तो हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन। सो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, एंड साथ साथ कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि एटम्स हमारे किसके बने होते हैं। So atoms and molecules are the fundamental building blocks of the matter. अब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा गया है? जैसे हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट लाइफ, या फिर हम बात करें सेल होती है, राइट। तो सेल क्या होती है? जब बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन होती हैं, एक के ऊपर एक रखी जाती है, तब पूरा एक पर्टिकुलर हमारी क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो हमारे क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है ना। उसी तरीके से हमारे एटम्स भी क्या हैं, मैटर के अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आपस में, बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, तब एक मैटर की वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, राइट। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर results from the various atom that constitute them. अब मैटर के भी टाइप डिफरेंट होते हैं, राइट। एक टाइप का मैटर तो एग्जिस्ट नहीं करता है। हम अपने सराउंडिंग अगर मैटर्स को देखेंगे तो अलग अलग टाइप के मैटर एग्जिस्ट करते हैं, और ये किसके बने होते हैं? जब अलग अलग मैटर्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो इन मैटर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अलग अलग एटम्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइज। अब इससे एक क्वेश्चन उठता है, और वो क्वेश्चन क्या है, आप सभी के माइंड में भी आना चाहिए कि अगर हमारे एक एलिमेंट के एटम्स की बात करें, ठीक है, अगर वो एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं, या सिंपल हम बोले, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसी कौन सी चीज है जो एक एलिमेंट के एटम को, राइट, दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट बनाती है। सपोज करिए मैं एक एटम लेकर चलती हूँ सोडियम का, राइट, एंड दूसरा एटम में लेकर चलती हूँ कॉपर का, तो ऐसी क्या दोनों एटम्स के एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स के एटम के अंदर डिफरेंस है, जो सोडियम को एलिमेंट को सोडियम का एटम कहलाएंगे, कहने के लिए बोला जाएगा, एंड कॉपर के एलिमेंट से उठाया गया एटम कॉपर का बोला जाएगा। दोनों सेम भी तो हो सकते हैं, ऐसा क्यों है कि हमने इनके नाम अलग अलग स्पेसिफाई किए हैं, है ना। तो क्या होता है, बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब वो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्यों होती हैं, कैसे एग्जिस्ट करती हैं, यही हमें देखना है। अब सेकेंड क्वेश्चन उठता है, आर एटम्स रियली इनडिविजिबल? क्या एटम्स सच्ची में इनडिविजिबल हैं? दैट मीन्स क्या हम उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते? ये हमें किसने बताया था? ये बताया था हमें डाल्टन ने। और डाल्टन ने कहा था कि एटम्स क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पार्टिकल रहते हैं, उन्हें आगे फर्दर हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनडिविजिबल होते हैं। ये डाल्टन के अकॉर्डिंग था, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है। और ये ट्रू क्यों नहीं है, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। So are atoms really indivisible? That is proposed by Dalton, or are there smaller constituents inside the atoms? या फिर कोई और भी स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एटम के अंदर रहते हैं, इसे हमने देखना, राइट। सो अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमारा जो एटम बना है वो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बना हुआ है, यानी एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है ये हम अपनी आंखों के थ्रू नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि एटम बहुत स्मॉल होते हैं, राइट। उनके अगर रेडियस की बात करें तो उनके रेडियस भी बहुत छोटे होते हैं, हम अपनी आंखों से देखकर नहीं बता सकते कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है।
इसे हम कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल बेस बोलेंगे क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हुआ है, राइट? So one of the first indication that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. यहाँ पर क्या बताया गया है? सिंपली आपको देखना है कि सबसे पहला इंडिकेशन जो हमें ये बताता था कि एटम्स इंडिविजिबल है, जिन्हें हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये आया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन को स्टडी करने से। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है इसे हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट? एंड द कंडीशन अंडर, और एक और कंडीशन जो हमारी थी, which electricity is conducted by different substances, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा ये था कि अलग अलग सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इन दोनों के बेसिस पर हमें इंडिकेशन मिली थी कि एटम्स को हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? सो सबसे पहले एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, राइट? सबसे पहले देखिए, कोम ड्राई हेयर, आप क्या करो, हेयर सूखे होने चाहिए आपके, उन्हें कोम कर लीजिए, बालों में कंघी मार लीजिए, ठीक है? Does the comb then attract small pieces of paper? आप क्या करो, पेपर के बहुत छोटे छोटे पीसेस ले लीजिए। आप क्या करिए, जैसे ही आपने अपने बालों में कॉम करी, कॉम करने के बाद, कंघी करने के बाद, उसे उन छोटे छोटे पीसेस, जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस रहेंगे, उनके पास में लेकर आए। क्या वो कंघी या फिर कॉम आपकी उन पीसेस को अट्रैक्ट करती है? ये हमें चेक करना है। ऑब्जर्वेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में होता है या नहीं होता, राइट? सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड के अंदर, रब अ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रोड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। आप एक ग्लास रोड दीजिए, उसे सिल्क के कपड़े से क्या करे, रब करे। अब रब करने के बाद उसे सिंपली एक बलून के पास में लेकर आए, ठीक है? और उस बलून इन्फ्लेटेड होना चाहिए, दैट मीन्स फुला हुआ होना चाहिए, और ये बताना है कि क्या ऑब्जर्वेशन देखने को आपको मिलती है। सो ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जब हमने अपने सूखे बालों में कंघी को किया और उसके बाद अगर कंघी को हम पीसेस, पेपर के पीसेस के पास लेकर आते हैं, तो पेपर के पीसेस उन कंघी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो इफ वी रब अ comb in dry air, then this comb attracts small pieces of paper. पेपर को ये क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। ऑब्जर्वेशन बी के लिए क्या देखी गई कि जब हमने ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ा और हम एक बलून के पास उसे लेकर आए, तो ग्लास रोड ने उस बलून को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट? ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये जब हम कंघी के पास में लेकर आए, कंघी, हेयर ड्राई हमारे जब थे उनमें से हमने कंघी करी, एंड आफ्टर दैट अब जब कोम को इन पीसेस के पास लेकर आते हैं, तो ये क्या करते हैं, इन पीसेस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने क्या किया, एक और भी आप कर सकते हैं काम, क्या करें, आप बलून को अपने जो ड्राई हेयर है उसमें से रब करें, और अगर रब करने के बाद उन्हें भी आप इन पेपर के पीसेस के पास में लेकर आते हैं, तो आप ये देखेंगे कि पेपर के जो पीसेस हैं इस बलून से चिपकना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम बोलेंगे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। So on rubbing with dry hair, comb gets an electric charge. अब ऐसा हुआ कैसे, जैसे ही हमने क्या किया, सूखे बालों में से कॉम करी, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से हम अगर ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो उसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है, राइट?
पहले जैसे ही हमने कॉम करी तो क्या होगा, इस कॉम के ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लेकर आते हैं इन पेपर के पास, इन पीसेस ऑफ पेपर के पास, तो ये चार्ज क्या करेगा, इन्हें अट्रैक्ट अपनी तरफ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कम्स फ्रॉम विद इन द एटम्स प्रेजेंट इन कोम एंड ग्लास रूम। अब क्वेश्चन उठता है कि इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज आया है ये कहाँ से आया। बेसिकली देखा जाए तो कोम क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग आपका मेटल है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लेकर सिंपल लेकर चलते हैं, प्लास्टिक की अगर कोम है तो प्लास्टिक तो इंसुलेटर होता है, एंड प्लास्टिक अगर इंसुलेटर होता है तो उसके ऊपर चार्ज कैसे डेवलप हो गया, राइट। सबसे पहले बात तो यही उठती है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये उस एटम से आता है जिसकी वो कंघी बनी है, जिसकी वो कोम बनी है। उन एटम्स के अंदर कहीं ना कहीं चार्ज प्रेजेंट है, वो उस कोम के ऊपर और उस ग्लास रोड के ऊपर आ जाता है, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि यहां से हमें ये पता लगता है कि एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि अगर एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि एटम तो डिविजिबल है। डाल्टन ने तो कह दिया था कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को जो हमने एक्टिविटी करने के बाद पाया, यहां से हम बोलेंगे कि जो एटम्स हैं वो डिविजिबल है। सो दिस शोज that some charge particles are present in atoms of matter. So the atom is divisible. इस एक्टिविटी से हमें पता लग गया कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, राइट। अब एटम डिविजिबल होते हैं तो वो किस किस सब एटॉमिक पार्ट के अंदर आगे फर्दर डिवाइड करे गए हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सो बेसिकली एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। एटम के अंदर दरअसल होता क्या है, एक न्यूक्लियस पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो कंप्लीटली ये एक लाइन में जो मैंने आपको बात बोली, इस बात को समझाने से पहले बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी, बहुत सारी थ्योरीज बनी थी, उन्हीं थ्योरीज को हमने डिस्कस करना, राइट। सो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, किसने इसकी डिस्कवरी की और कैसे हमें इसके बारे में पता लगा। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। इसी तरीके से प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन के लिए भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दैट इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन, आप देख सकते हैं सर जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और उन्होंने इसको डिस्कवर करने के लिए एक कैथोड रे की एक्सप्लेनेशन दी, उसे हम डिस्कस करेंगे। दैट थॉमसन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज एज फॉलो। अब कैथोड रे क्या होती है उसे देखिए। द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर गैस को लिया गया, राइट। ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है, आप इसे गैस कंसीडर कर चलिए, इसके अंदर गैस ली गई। So the gas taken in the discharge tube consists of atoms and all the atoms contains electrons. So discharge tube के अंदर जो गैस प्रेजेंट थी उसके अंदर एटम्स थे, और उन एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, राइट। अब इसके बाद सेकंड काम क्या किया गया, when high electrical voltage is applied, the electrical energy pushes out some of the electrons from the atoms of the gas. जब हम यहाँ से इस डिस्चार्ज ट्यूब से क्या करते हैं,
एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करें और हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करने से इसके अंदर जो हमारे गैस के जो पार्टिकल्स हैं, राइट, एनर्जी इसके अंदर जाएगी। तो एनर्जी जैसे ही सप्लाई होगी, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में जाएगी, तो वो क्या करती है, इस गैस के अंदर प्रेजेंट एटम्स को पुश करती है, राइट। अब पुश करती है क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ एटम्स खुद में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, राइट। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसमें से खुद में से बाहर निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। और किन एटम्स की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया गया। These fast moving electrons from form cathode ray। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहे होंगे, जिसका कारण क्या रहेगा, वो हमारा हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जिसे हमने अप्लाई किया, राइट। एंड ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा अमाउंट में, या सिंपली मैं बोलूं फास्ट मूव करेंगे, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कैथोड रे की फॉर्मेशन करेंगे, राइट। ऑल द गैसेस फॉर्म कैथोड रे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है, जो कैथोड रे बनती हैं वो कौन कौन बनाते हैं। सो सारी की सारी गैसेस क्या करती हैं, कैथोड रे बनाती हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो भी एटम्स किसी गैस के अंदर प्रेजेंट हैं, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, राइट। और उन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। सो ऑल द गैसेस फॉर्म कैथोड रे। It means that all the atoms contain negatively charged particle called electrons। उन्हें ही हमने इलेक्ट्रॉन बोला, राइट। सो कैथोड रे की फॉर्मेशन कहाँ से हुई थी, कैथोड रे की फॉर्मेशन हुई थी जे थॉमसन के द्वारा, जिन्होंने हमें बताया था कि एटम के अंदर एक और भी सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड उसे हम क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। So formation of cathode ray shows that one of the subatomic particle present in all the atom is negatively charged electron। यहाँ से हमें पता लग गया कि जो डाल्टन ने कहा था, उन्होंने जो थ्योरी दी थी कि एटम इनडिविजिबल होते हैं, ये थ्योरी उनकी यहीं पर फेल हो गई। और हमने देख लिया कि एटम को भी आगे फर्दर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया गया, एंड पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज आर इलेक्ट्रॉन, राइट। हमें क्या पता लगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, या फिर हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। सो वी कैन नाउ डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन एज फॉलो। द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सो इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और हर एटम में ये आपको मिलेगा। यानी कि जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर मेटेलॉइड है, उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस इन एन एटम। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, एंड उस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन भी कैसे हुई है वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम रदरफोर्ड्स मॉडल को पढ़ेंगे, राइट। सो सिंपली अभी हमें ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर लोकेट होते हैं, सराउंडिंग उसके लोकेट होते हैं, राइट। सिर्फ एक हाइड्रोजन एक ऐसा एटम रहता है जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर कर चलेंगे।
मैंने जब आपको समझाया था कि किस तरीके से आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तब भी आपको बताया था कि हमें बाकी सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते टाइम ध्यान रखना है कि एटम की जो लास्ट शेल होती है, या मैं बोलूं वैलेंस शेल होती है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करेंगे, that electrons are located outside the nucleus in an atom, only hydrogen atom contains 1 electrons and all other atom contains more than 1 electron, right? अब रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल ई नेगेटिव रहता है, जहां पर ई का मतलब इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये जो नेगेटिव हमने लिखा है ऊपर की तरफ, जो हमारा सबस्क्रिप्ट रहेगा, वो सिंपली हमें ये बताता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी को। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो ई गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी की थी? प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी। सो प्रोटॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। अब सेम आपका रहेगा, जिस तरीके से एक हमने कैथोड रे पढ़ा, उसी तरीके से हम किसे देखेंगे? एनोड रे देखेंगे, राइट? सो व्हेन गोल्डस्टीन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर, देखिए वहां पर प्रेशर हाई था, यहाँ पर लो। जो जब गोल्डस्टीन ने क्या किया, जो डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें से हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया लो प्रेशर के ऊपर, तो उन्होंने क्या देखा? दैट स्ट्रीम्स ऑफ हेवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड। सो एनोड के थ्रू क्या थे? एनोड के थ्रू स्ट्रीम्स बाहर आ रही थी, कण बाहर आ रहे थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एनोड रेज बोलते हैं, राइट? सो दीज स्ट्रीम्स पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनोड रे। कैथोड रे के अंदर अगेन इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज पर ही अप्लाई हुई थी, लेकिन वहां प्रेशर भी हाई रखा गया था, और वहां पर एनोड के थ्रू क्या हुआ था? एटम्स बाहर आए थे। सिंपली हम बोले सब एटम्स बोलेंगे, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स थे वो थे नेगेटिवली चार्ज, एंड उन्हें हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स बोला था। एंड प्रोटॉन के टाइम पर क्या रहता है? जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी जाती है, हाई वोल्टेज पर ही अप्लाई करी जाती है, लेकिन प्रेशर लो लिया जाता है, राइट? और इस टाइम जो स्ट्रीम्स बाहर आती हैं वो एनोड रे के थ्रू बाहर आती हैं, जिसे हम एनोड रे बोलते हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड उसे प्रोटॉन बोला जाता है। सो एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। Mass and charge of anode ray particles depend upon the nature of gas that is taken inside the discharge tube. So अगर हम बात करें मास की और चार्ज की, सो एनोड रे का मास एंड चार्ज डिपेंड करेगा उस गैस के नेचर के ऊपर, जिसे हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया है, राइट? सो अगेन ये देख सकते हैं आप, गोल्डस्टीन ये हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने ही डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की। अगेन इसी तरीके से हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसके अंदर से क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी काफी हाई वोल्टेज पर, एंड एनोड्स के थ्रू स्ट्रीम्स पास हुई, जिसे हमने एनोड रे बोला। प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, एंड यहां से हम बोल सकते हैं प्रोटॉन्स के बारे में, दैट प्रोटॉन्स क्या रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। ये तो ओवरऑल डिस्कशन है कि हम ओवरऑल किसी एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं, एंड प्रोटॉन्स उस न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। लेकिन यहाँ तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंचे थे, इन बातों तक पहुंचने के लिए भी काफी सारी डिस्कवरी हुई थी, काफी सारे मॉडल्स पढ़े गए थे।
सो उन तीनों मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे। अगेन रदरफोर्ड मॉडल हम डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी पता लगी। जैसे हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, वो प्रोटॉन भी सिर्फ एक ही कंटेन कर कर चलता है, एंड रेस्ट हमारे जितने एलिमेंट्स रहते हैं उसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। सो ओनली हाइड्रोजन एटम कंटेन वन प्रोटॉन in its nucleus, and all other atoms of any elements contain more than one proton. प्रोटॉन को बेसिकली पी से डोनेट किया जाता है, एंड इसके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज लगाया गया है ये दिखाता है दैट एनोड इज योर पॉजिटिवली चार्ज, राइट। सो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन की, तो टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें प्रोटॉन की ध्यान रखनी है वो क्या रहेंगी, मास और हम बात करेंगे चार्ज। पहले डिस्कस करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। सो बेसिकली देखा ये गया that proton is actually a hydrogen atom which has lost its electron. प्रोटॉन को बेसिकली क्या कह दिया जाता है कि प्रोटॉन एक हाइड्रोजन एटम ही है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अब ये क्या बात हुई, सिंपली समझिए, हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड एक ही प्रोटॉन, एंड पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर कब आता है, जब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देता है, लॉस कर देता है, राइट। सो हाइड्रोजन एटम ने अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, सो बाहर निकालने के बाद उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट, एंड उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाएगा, राइट। सो एक प्रोटॉन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोजन एटम जब खुद में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो एक प्रोटॉन को ही दर्शाता है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, देखो बहुत स्मॉल होता है। जब हमें प्रोटॉन का मास निकालना है तो हम बता देंगे कि जो मास हमारा हाइड्रोजन एटम का रहता है वही हमारे प्रोटॉन का मास रहेगा। सिंस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन का जो मास रहता है वो बहुत स्मॉल रहता है, सो वी कैन से दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो जो मास हमारे हाइड्रोजन एटम का रहेगा वही मास हमारा प्रोटॉन का रहेगा। अब ऐसा क्यों बोला गया, देखिए जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर बहुत छोटा है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। अगर हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम के अंदर ओवरऑल जो मास है, ओवरऑल मास बेसिकली मैंने आपको बताया भी था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो तो हमें पता लगेगा कि क्या पर्टिकुलर किसी भी एटम का मास रहेगा, राइट। तो यहाँ से सिंपली आपको यही समझना है कि हाइड्रोजन का जो मास रहेगा वही किसी एक प्रोटॉन का मास होता है। एंड हाइड्रोजन के मास की अगर हम बात करें तो हमें पता है उसे हम 1U से डिनोट करते हैं, एंड U यहाँ पर यूनिफाइड मास होता है, या सिंपली बोला जाए तो रिलेटिव मास को ये डोनेट करता है। अब ग्राम्स में इसे कन्वर्ट करते टाइम हमें क्या लिखना पड़ेगा, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। सो अगर कभी भी आपके पास कोई भी मॉलिक्यूलर मास दिया है वो यूनिफाइड मास में है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको ही हम अभी देखेंगे, राइट। इफ वी कंपेयर द मास ऑफ प्रोटॉन with that of an electron, then the mass of proton is 1840 times than that of electrons. तो अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करने जाते हैं तो ये देखा गया कि जो प्रोटॉन का मास रहता है इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स क्या रहता है, ज्यादा रहता है। एंड प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम रहता है। ये रहेगा आपके एक प्रोटॉन का मास, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन, राइट। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें
तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है, ये सिंपली उतना ही चार्ज होता है जितना किसी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहता है, राइट। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल एंड अपोजिट टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज रहता है, तो प्रोटॉन पर भी उतना ही क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, राइट। So absolute charge of proton is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb। अब देखा ये गया कि ये जो हमारा चार्ज है ये बहुत ही क्या है, स्मॉल है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। किसी भी पार्टिकल के ऊपर प्रेजेंट चार्ज जो रहेगा, अगर उसका अमाउंट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 रहता है, तो ये बहुत ही क्या है, स्मॉल रहेगा। सो इसी मास को क्या बोल दिया जाता है, प्रोटॉन के इसी मास को यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल दिया जाता है, राइट। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि प्रोटॉन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, राइट। सो सिंपली हम बोले तो प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज रहेगा दैट इज योर +1, उससे हम इसे डिनोट करें। अब हम देखते हैं कि इन रेस की अगर हम बात करें, सो सिंपली आप देखिए that these rays were positively charged radiations which ultimately lead to the discovery of another subatomic particle। so ये हमारा बेसिकली कंक्लूजन है। इससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बात करी है, ये जो हमने प्रोटॉन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बात करी, तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला दैट कि यहाँ से सिंपली हमें रेडिएशंस के बारे में ओवरऑल पता लगता है कि एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहेंगे। एक हमारा इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा हमारा क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। और ये जो दोनों के दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। एंड इनका जो चार्ज रहता है, राइट, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, लेकिन साइन क्या रहता है, अपोजिट रहता है। यानी सिंपली अगर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन है तो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो देखा ये गया कि प्रोटॉन का जो मास रहता है 2000 टाइम्स क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहता है। सो कंक्लूजन ओवरऑल हमने ये जो दोनों डिस्कवरीज देखी, तो यहाँ से हम जर्नल कंक्लूजन क्या निकालते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन को तो हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, एंड प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट लिया जाएगा और ये +1 चार्ज को कैरी करता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेजिबल ही समझा जाता है या कंसिडर नहीं किया जाता, और अगर हम करते हैं इसके चार्ज को तो सिंपली -1 इसका चार्ज रहता है, राइट। It seems that an atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges। देखा ये गया कि कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से मिलकर बना रहता है, और ओवरऑल एटम हमेशा याद रखना वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, यानी कि ओवरऑल चार्ज हमेशा बैलेंस रहेगा, ठीक है। It also appeared that protons were in the interior of the atom। ये भी देखा गया जो प्रोटॉन्स हैं वो एटम के अंदर लाई करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन को हम बाहर इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स को बाहर कभी भी नहीं निकाल सकते। आपने देखा होगा कि जब हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की भी बात कर रहे थे कि किसी भी एटम के ऊपर अगर प्लस चार्ज आया है या फिर माइनस चार्ज आया है, तो ये बोला गया था कि अगर किसी एटम ने अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आया, अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज है ना। कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि ये जो प्लस और माइनस चार्ज है प्रोटॉन की वजह से आया। यानी हम सिंपली ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना या फिर उन्हें देना किसी एटम को इजी रहता है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोटॉन की, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर लाए करते हैं,
और न्यूक्लियस के अंदर लाई करेंगे तो न्यूक्लियस क्या करता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर कर रखता है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। सो अब कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका इंडेक्स क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर कैनल्स रे। सो कैनल रेज बेसिकली आपकी क्या होती है, सिंपली लैंग्वेज में बोले तो जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है उन्हीं को हम कैनल रे बोलते हैं। अब ये पॉजिटिवली चार्ज रे जो है ये कब आई, किस एक्सपेरिमेंट से आई, सो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। सो ये क्या रहती हैं, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस रहती है। एंड इन रेडिएशंस की फॉर्मेशन कब हुई, जब हमने क्या किया, इन्हें पास किया, कहाँ से भाई, परफोरेटेड कैथोड प्लेट से हमने पास किया। तो कैथोड रे से पास करने पर ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस की फॉर्मेशन। These rays consist of positively charged particle that is known as protons. अब ये रेस क्या करती हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करती हैं और उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or no? अगर किसी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, क्या ये कोई चार्ज कैरी करेगा या फिर नहीं करेगा। सो सिंपली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहता है एंड प्रोटॉन का जो चार्ज रहता है वो सेम होता है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट रहता है साइन के अंदर, एंड दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं कि ओवरऑल एटम हमेशा न्यूट्रल रहेगा। अगर एटम न्यूट्रल रहता है तो किसी एटम के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट मीन्स उसके ऊपर -1 चार्ज है, एंड एक प्रोटॉन प्रेजेंट है दैट मीन्स उसके ऊपर +1 चार्ज प्रेजेंट है। सो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एटम हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि अगर किसी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो वो चार्ज कैरी नहीं करता, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, अब इसे समझ लेते हैं, आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। सो एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल whereas a proton is positively charged particle. As I told you that their magnitude of charges are equal. राइट, इनका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो इक्वल रहता है। Therefore, an atom containing one electron and one proton will not carry any charge. यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर किसी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन है तो वो किसी भी चार्ज को कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गया, साइन अपोजिट हुए, कैंसिल आउट कर देगा, तो एटम क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने ओवरऑल क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा दैट एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के अंदर जब हम बात कर रहे हैं किसी एटम की तो हमने ये देखा कि एटम्स बेसिकली क्या डिविजिबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, क्या उन्हें आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है या फिर फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉल्टन एटम्स डिविजिबल नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा, सबसे पहली बात ये देखी गई कि क्वेश्चन अराइज हुए कि अगर हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो अगर जब वो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्या वो सेम रहते हैं, अगर उनकी सेम रहते हैं दैट मीन्स क्या वो सेम प्रॉपर्टीज को कंटेन करते हैं या नहीं करते। राइट, इसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारी फॉर्मेशन हुई थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाने से पहले हमने ये देखा दैट जो हमारे चार्ज जो है कंटेन किए जाते हैं किसी भी एटम के थ्रू, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज,
वो किस तरीके से आए हैं। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी को डिस्कस किया जिसके ऊपर स्टैटिक चार्ज हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि अगर हम किसी कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करते हैं और उसके बाद अगर हम पीसीज ऑफ पेपर के पास उसे लेकर आते हैं तो वो क्या हो जाती है, उससे अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये अट्रैक्शन कैसे आया, ये अट्रैक्शन बेसिकली उस एटम्स के अंदर प्रेजेंट किससे आया है, चार्ज से आया है, जिसके थ्रू वो हमारी कोम बनी हुई थी। तो कोई भी मैटर है उसके अंदर एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर चार्ज रहता है। अब वही चार्ज क्या करता है, उस पीसेस ऑफ पेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। राइट, इसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये बताया कि हमारे जो इलेक्ट्रोड, बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनका मास बहुत स्मॉल होता है, ई से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड यहाँ पर ई माइनस डेफिनेटली हमें ये दिखाता है दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को देखा। वर्डसन ने हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी और किस तरीके से उन्होंने बताया था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी के टाइम पर उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मास एंड उसका जो क्या रहेगा, सिंपली हम बात करें चार्ज रहेगा या सिंपली बोल दें मैग्नीट्यूड। सो मास की हम अगर बात करें, जो प्रोटॉन का मास रहता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। राइट, एंड कितना ज्यादा होता है, 1840 टाइम्स ज्यादा रहता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि हमारा जो प्रोटॉन होता है उसे हम सिंपली बोल सकते हैं हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम भी कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर प्रोटॉन। राइट, एंड इसके ऊपर बात करें अगर चार्ज की, तो चार्ज हमने देखा कि वो कितना रहता है, 1U रहता है। राइट, और मास 1U रहेगा, 1U दैट मीन्स रिलेटिव हमारा जो मास रहेगा। एंड चार्ज रहता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है जितना इलेक्ट्रॉन पर रहता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। राइट, इसके बाद ओवरऑल हमने क्या दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के हमने देख लिए, कंक्लूजन निकाला दैट इलेक्ट्रॉन्स को ई से दिखाया जाता है, प्रोटॉन्स को पी से दिखाया जाता है। राइट, एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किए इसके इंटेक्स क्वेश्चंस। राइट, सो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।